बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रौफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। दो एटमी ताकतों में बढ़ती हुई कशीदगी अपने उरूज पर है। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे पर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी क्या खित्ता एटमी जंग की ताब ला सकेगा? दोनों ममालिक की आवाम तो गुर्बत में पिस गई है, मगर लीडर हैं कि अमन की बजाय जंगी माहौल को गरमाने में लगे हैं। बढ़ती कशीदगी से इस खित्ते का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? क्या दोनों ममालिक में कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो सिसकती हुई आवाम को सुख की एक घड़ी और इज्जत का लुक्मा दिला सके? अगर अंदरूनी सूरत हाल की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस के जुल्म पर तो वज़ीर आज़म खामोश हैं, मगर MQM के लीडर की गिरफ्तारी पर फौरन ही एक्शन में नजर आए। ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर SSP मलिर राव अनवार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन टारगेट किलर्स के चीफ हैं, उनकी मुअत्तली गैर कानूनी है, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी राइवल मार्च के ऐलान पर देखा है कि हम नून लीग इस वक्त बिफर चुकी है। डंडा बरदार फोर्स के हमरा ज़ईम कादिर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रायवंड का रुख करने वालों को उनकी जानिब से ललकार दिया गया। ऑपोजिशन के सामने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी पंजाब में खाना जंगी का समा तो नहीं बन रहा। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की भी बात करेंगे, लिया की बात करेंगे, जहां पर सैलाब ने गरीबों के घरौंदे गर्क कर दिए हैं। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। हुकूमत पंजाब है कि सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद है। लिया के 11 मौजाजात दरिया बुर्द हो चुके, खाते पीते किसान बेकारी बन चुके हैं। गरीबों की मदद के लिए अवामी नुमाइंदों की जानिब से कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। लुटे किसान मदद के लिए किसी फरिश्ते के मुंतजर हैं। इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, उड़ी सेक्टर पर जो हमला हुआ है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है, लफ्जी गोलाबारी जारी है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या कोई बचता है? आप जो ही बात करती हैं कि दो एटमी ताकत है तो एक डर सा लग जाता है कि ये बहुत ही हसास मामला है, संजीदा, खतरनाक है। और जो क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं तो इसलिए इस पर बहुत ही मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या करें कि एक तबका है जो कि वो चेस्ट थम्पिंग कर रहा है, सीना ठोंकना है कि जनाब वो देखें हमने बलूचिस्तान का वो बदला ले लिया और हमने ये इन्होंने वो किया था कश्मीर का, और वो पता नहीं क्या बड़ी एग्रेसिव वो आ रहा है। मगर शुक्र है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मोहतात है, रेस्ट्रेंट दिखा रहा है। और ये भी शुक्र की बात है कि पाकिस्तान की कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक है, फ़ौज की तरफ से वो बयान आता है कि हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। पर बाकी जो है बड़ा रेस्ट्रेंट किस्म का रिएक्शन दिखाया गया है। अनलाइक इंडिया से जो आ रही हैं कि उनके मीडिया में जो खबरें कि वो जी अजीत डोभाल साहब ने सारे अपने रॉ के चीफ और बाकी ऑपरेशनल हेड्स बुला लिए हैं और उनसे ऑप्शंस पूछ रहे हैं। और ये भी बातें हम देख रहे थे की जा रही हैं कि जनाब हॉट परसूट की पॉसिबिलिटी है और सर्जिकल स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी है। तो उनके यहाँ हाइप बड़ी ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है। और हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इंडिया का केस मजबूत होता है कि हम अगर ये कहें किसी किस्म के हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि सैयद सलाउद्दीन या जो मसूद अजहर साहब या इस तरह के जो गुड तालिबान हैं उनको हम कर्ब करके रखें। हम ये ना इम्प्रेशन दें कि जनाब वहाँ जो वाक़या हुआ है वो उससे कोई हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है, इंडिया का कश्मीर मसला उन्होंने खुद ख़राब किया, उनकी इंडिजिनस ये मसाइल हैं वो खुद हल करें, क्योंकि इससे हमारा केस दुनिया भर में जो इंडिया बावर करवा चुका है कि जनाब हम अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो मिलिटेंसी के जो वाकयात होते हैं हम उसके अंदर हुए। हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल कश्मीर एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट हमें देनी चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा सा हम इज्तनाब कर लें तो ये बड़ा ज़रूरी है। क्लासा साहब, आप आमिर साहब की बात से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? जिस हद तक कशीदगी इस वक्त बढ़ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करने का वक्त नहीं आ गया? मैं भी 2-4 चीज़ें आने से पहले पढ़ रहा था। एक साफ ज़रा सेंसिटिव इशू है, जैसे आमिर ने कहा है कि एक तो इंडियन मीडिया है डेफिनेटली। अच्छा, पहले ये होता था कि जो इंडियन लीडरशिप थी पर्टिकुलर कांग्रेस के दौर में, उनके पास ज़्यादा बेहतर ये कूल ऑपरेटर्स भी थे। वो मनी शंकर जैसे लोग,
वो हैं, ये बाकी और भी कुछ उनके पास सेंसिबल लोग थे। मनमोहन सिंह साहब हूँ, आपको याद होगा वो जब वहाँ पे गए थे, उनकी यूसुफ गिलानी साहब की मुलाकात हुई थी, उनकी इजिप्ट के एक उसमें शहर में हुई थी, जिसमें बलूचिस्तान का इशू भी रेज़ किया गया था। एक कांग्रेस के दौर में हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ भी हो, अगर हार्ट परसूट मीन्स कि अगर आपके बॉर्डर्स हार्ट भी रहते थे तो एक सैनिटी प्रिवेल करती थी कांग्रेस के दौर में। जो चीज़ें, अच्छा उस वक्त मीडिया पर भी बिल्कुल यही रिएक्ट करता था। 2008 के वाक़यात के बाद जो वहाँ मुंबई में हुए थे, मेरा ये ख्याल है कि इंडियन उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान को एंगेज करने का, बातचीत का, आने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मुझे उनका माइंड सेट लगा है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ अगर आपने रखनी है, ज़ीरो पॉलिसी रखें, लड़ाई रखें, इनके साथ झगड़ा रखें, ये हमारे साथ सीरियसली मसाइल हल नहीं करना चाहते। ये उनकी अगेन उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। सो 5 साल हमने देखा कि जरदारी साहब, गिलानी साहब वो कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी दौर में पाक इंडिया ये ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए बहुत सारे काम किए गए। इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए थे, वाघा बॉर्डर पे बहुत सारे इनके कस्टम्स और वेयर हाउस बनने के इनके मुआहदे हुए। एक लंबी डिटेल्स है जो उस दौर में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें चीज़ें ना हो सकी। क्यों ना हो सकी? किसी दिन वैसे उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त, ये थे हिना रब्बानी खार साहबा, कि पाकिस्तान ने इंडियंस को एक उनको कमिटमेंट दी थी कि हम ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे। ये बकायदा कमिटमेंट अभी भी दी थी पीपल्स पार्टी ने। तो हिना रब्बानी खार साहबा जो है वो कैबिनेट के इजलास में लड़ी थी, जनवरी 2013 में देनी थी, डेडलाइन थी। हमने बैकआउट कर लिया ये कमिटमेंट करके। हिना रब्बानी खार साहबा लड़ी थी बकायदा कैबिनेट के इजलास में, मेरे पास मिनट्स पड़े होंगे कहीं पे। उन्होंने कहा हम क्या कर रहे हैं, हमने कमिटमेंट्स किए हैं, हमें आके पूरी करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी आपस की जो एनिमिटी कितनी डीप हो चुकी है। हम एग्रीमेंट करते भी हैं, अगर थोड़ा सा हम पीस की तरफ जाते भी हैं तो कुछ ना कुछ अनसीन फोर्सेस वो हमारी साइड पे हों, जैसे आमिर ने कहा, या इंडियन की साइड पे हों, वो आके रोल प्ले करती हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है जिस तरह का, इंडियन मीडिया इसको जिस तरह ले रहा है, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन भी नहीं है और डिस्टर्बिंग ज़रूर है। मैं कहूँगा वो यही करते हैं। मैं खुद 2013 में इंडिया में था, तो मुझे तो यूँ लगा कि मैं आगे शायद अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान इंडिया की जंग होने वाली है। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें, वहाँ पे हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। मुझे 2013 के बाद मैंने महसूस किया कि यार मैंने तो दोबारा इंडिया नहीं आना, क्योंकि इंडियंस जो हैं अब पाकिस्तान का सुनते ही, पहले वो क्या करते थे, आपको मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा जी किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं। अब उनको पता चले तो वो आपसे थोड़ा सा उस वक्त के बाद थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, बहुत सारा डिस्टेंस रखते हैं। आपको हर कोई आपको शक की आंख से देखता है कि ये यहाँ पे आया हुआ है, क्या है। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े एक बुक सेलर हैं, उन्होंने मुझे बताया वो 15-20 साल से इंडिया से किताबें लेने जाते थे। कहते अब की दफ़ा मुझे कोई होटल में रहने को कमरा नहीं मिल रहा था। जो पब्लिशर जो है जिससे वो लेते हैं, उसने इनको छुपा के अपने घर रखा है कि जनाब तो आप बाहर ना निकलें, कोई आपको पाकिस्तान का समझ के कोई सिक्योरिटी, कोई आपको इंटेलिजेंस एजेंसी ना उठा दे। मिसट्रस्ट की बात मैं बता रहा हूँ। दीज आर वेरी डेंजरस टाइम्स। जो आमिर ने जैसे कहा, एक वॉर हिस्टीरिया आके बनाना। पाकिस्तान में खुद बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान की एक चीज़ की मैं दाद देता हूँ वैसे, जो मेरा ख्याल है इंडियन जिसमें लैग कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कभी फौरी तौर पर उठ के इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारे यहाँ वाक़यात होते हैं, हो सकते, मतलब अच्छा इंडियन क्लेम कर सकते हैं हमारा हाथ नहीं होता। पठानकोट का जिस तरह उन्होंने फौरन इल्जाम लगाया, बाद में उनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर साबित हो गया और भी हमारा इल्जाम नहीं, हमारी उसके अंदर शामिलियत नहीं थी। अच्छा एक और था, जैसे उन्होंने ट्रेन को आग लगाई थी, बाद में उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने रिवील किया कि ये इनसाइड जॉब है, उनके अपने थे। सो पाकिस्तान को ये मेरा ख्याल क्रेडिट मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ भी GHQ पे कब्जा हुआ, हमारे यहाँ भी ISI पे अटैक हुए, हमारे यहाँ भी स्कूलों पे अटैक हुए, हमारे यहाँ भी बच्चे मारे गए, सिविलियंस, फौजी, लॉ एनफोर्समेंट, 60,000 बंदा मारा गया है। हमारे मीडिया ने हमेशा डिस्कशंस किए कि हमारी कहाँ पे फॉल्ट है, हमारी अपनी कहाँ पे गलतियाँ हैं। मेरा ख्याल है माँ सिवाय बलूचिस्तान के अलावा कभी इंडिया पे ऐसा सच उतना बड़ा ब्लेम किसी वाक़े का नहीं लगा। बलूचिस्तान का भी खुद कंफर्म किया मोदी साहब का भी, मोदी साहब ने खुद अपनी तकरीर के जिक्र किया। उससे पहले मोदी साहब ने, आपको याद है कि बांग्लादेश के हवाले से वो बात की, जो गलत क्रेडिट लिया। उसके बाद ये लेटेस्ट जो है ये इस तरह की सुब्रमण्यम स्वामी साहब की ये स्टेटमेंट है जो कि वो आई कि जनाब पाकिस्तान के हमें 4 टोटे करने चाहिए थे 71 में। अब ये उनकी जो है सेनेट की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो ये बड़े खतरनाक वाइब्स हैं। अभी ये वाकया हुआ है, कम से कम अभी 1 घंटा 2 घंटे नहीं हुए,
आपने फ़ौरन कह दिया जी कि पाकिस्तान ने किया होगा। ये तो फिर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट की मेरा ख्याल नलायकी है इन द सेंस, हार्ट बॉर्डर है जिस पे हर वक्त दोनों फौजी जो आई बाल टू आई बाल देख रहे हैं कि 4 लोग गए हैं, क्रॉस भी कर गए, प्लान भी हो गया, बम भी मार दिया, उन्हें सारी पे आप हरकतें कर दी। फिर आपको भी थोड़ी सी अपनी नलायकी जो है, जैसे हमारे यहाँ भी नलायकियाँ होती हैं, हम भी उन पर तनकीद करते हैं अपनी एजेंसीज पे, अपने लॉ इन्फोर्समेंट पे, जब यहाँ लैप्सेस होते हैं। अब थोड़ा सा टाइम तो दें, 24 घंटे गुजार लें, 48 गुजार लें, कोई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो देना, उस पर आके कर लें। एक चीज़ की हमें वरी है जिस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दोनों लोगों के सम टाइम एक लगता है ना फ्रूटलेस एफर्ट है जो हमारे जैसे लोग बात करते हैं पीस की, नॉर्मलाइजेशन की। एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, मैं अभी ये बैठा पढ़ रहा था दोबारा, इससे पहले भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुई थी ये वहाँ पे यूगोस्लाविया में एक सी पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई थी। जो ऑस्ट्रियन अंपायर के जो आर्क ड्यूक थे वो वहाँ पे सरायेवो या बोस्निया गए थे, वहाँ पे उनको वहीं पे उनको गोली लगी थी, वो और उनकी बीवी मारे गए थे। उसके बाद जंग शुरू हुई थी और ये 5 साल एक आलमी जंग छिड़ी, लाखों लोग मारे गए। और मैं उस पर कमेंट्री पढ़ रहा था अभी, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो मार देंगे हम मार देंगे, ये कहना बड़ा आसान है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ये मैं भी पढ़ रहा था पूरा बैठा हुआ पूरा चैप्टर, कि उसके कंक्लूजन क्या ड्रा किया। उसके बावजूद वर्ल्ड वार सेकंड हुई, वो क्यों हुई, जिसमें अगेन लाखों लोग मारे गए और डिस्प्लेस हुए हैं। और लास्टली उस पर आगे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। हम लोगों को, बड़े सगीर के लोगों को शाम में जो तबाही हुई है, जो इराक में तबाही हुई है, जो अफगानिस्तान में हुई है, और बच्चे उठा के लोग फिरते रहे, मतलब मुझे सम टाइम फील होता है कि शायद वो कहते हैं ना कि अमन के लिए एक बड़ी जंग जरूरी होती है। यूरोप में हुई जंगें, यूरोपियन को आराम आ गया, आराम है। आप उन्हें फर्स्ट बात ऑलरेडी थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, जिसके बाद वापस आके इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि एसएसपी मली रावनवार को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जब एमक्यूएम के लीडर की गिरफ्तारी अमल में आई तब वज़ीर आज़म चुप न रहे। मगर पंजाब में जो पुलिस कर रही है जुल्म ज़्यादती, उस पर वज़ीर आज़म क्यों खामोश है? ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से हम पाक भारत रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से भी आपने बात की, तो चंद हुकूमती इक़दामात जो हैं करोड़ों लोगों के जज्बात की तर्जुमानी तो कभी भी नहीं कर सकते ना। मैं वही बता रहा, मैं बात लंबी होगी थोड़ी सी, कि वो टॉपिक इतना बड़ा मुश्किल टॉपिक है, सेंसिटिव है दोनों साइड्स पे, कि उन्होंने फिर बाद में कंक्लूजन क्या ड्रा किया। आज 100 साल बाद हिस्टोरियन क्या लिख रहे हैं, 100 साल बाद वो कह रहे हैं कि ठीक है, मान अब उस वक्त जहन में लाएं कि आर्क ड्यूक है ऑस्ट्रिया का, उसका कत्ल हुआ है, उसकी बीवी मारी गई है। उन्होंने कहा जनाब इसके बदले तो हम लाखों लोग मारेंगे, और मारे गए। आज क्या कहता है हिस्टोरियन, जो मैं पढ़ रहा था अभी, उन्होंने कहा जनाब कि क्या 2 लोगों को, इंसानों की ज़िंदगी जो गई थी वो इतनी वर्थ उनकी थी कि उसके बदले में लाखों लोग मारे जाते हैं, लोग मारे गए। ये बकायदा ये उनका एनालिसिस है। 100 साल बाद इंसान कितनी तरक्की कर रहा है कि क्या 2 लोग जो मारे गए थे उनकी जानें इतनी कीमती थी कि उसके बदला लेने के लिए लाखों लोग मारे जाते, जो कहते हैं कि गलत था। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपकी उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड हुई। एक जगह मैं पढ़ रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे अब याद नहीं किताब का हवाला, लेकिन एक उन्होंने मेजर रीज़न जहाँ पे और लिखी वर्ल्ड वार सेकंड की, उसमें एक ये भी थी कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, जिसमें अगेन करोड़ों लोग वो उसमें डिस्प्लेस हुए, ज़ख्मी हुए, मारे भी गए। उन्होंने कहा कि उसमें मीडिया का बड़ा रोल था। ये मैं उस वक्त लंदन में था, मैंने अपनी क्लास में किसी एक मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री रखी हुई थी, तो उसमें मैंने उसमें कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा मीडिया ने जंग कराने में बड़ा रोल अदा किया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। रीज़न मीडिया ने क्या किया, ताने देने शुरू कर दिए उन्होंने रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारी थी, कि मीडिया ने कहा, लोगों ने कहा कि तुम हार गए हो, अच्छा तुम्हें फलाने शिकस्त दे दी, तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन्होंने इज्जत गैरत का मसला बनाया, और यही मीडिया वर्ल्ड वार सेकंड कराने में कि आके जिम्मेदार था। लाखों लोग मारे गए, एक लंबी कहानी है। उसके बाद यूरोप को आराम आया, अल्लाह के फजल से अब वो बड़े प्यार से रहते हैं, एथनिक क्लेंजिंग भी की है, एक दूसरे के गले भी काटे हैं, उन्होंने बर्बादियाँ की हैं। मतलब जितनी जंग ब्लड शेड यूरोप में हुआ है, यहाँ बड़े सगीर में आपको ऐसा नज़र नहीं आता। सो मुझे सम टाइम अपने ऊपर एक बड़ा एक अजीब सा कमेंट है कि मुझे एक आता है ना कि कभी वो कहते हैं कि शायद ये अमन के लिए एक बड़ी जंग ज़रूरी होती है। अच्छा, मैं पहले हंसता था कि यार ये कैसे मुमकिन है जंग करके अमन किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात ये ठीक लगती है कि जब तक आप बड़ी जंग नहीं लड़ते, तबाही नहीं देखते, आप सुकून से घर नहीं बैठते। एकेडमिक्स में ये बहस रहती है, क्योंकि हमारी
सारी जो जंगें इंडिया पाकिस्तान की लकीली जो उतरी वो एक मजाक था, 17 दिन 20 दिन, उसके बाद हमेशा क्विकली सीधा। दूसरा, हमारी जंगें बड़ी पुरअमन रहेंगी, उसमें सिविलियन आबादियों के ऊपर कभी बड़ा रेयरली कोई एक दूसरे के अटैक हुआ। तो ये ख्याल है कुछ लोगों का, एकेडमिक्स का, कि जनाब चूँकि हमने वो हॉरर्स ऑफ वॉर नहीं देखा, हमें अंदाज़ा नहीं है जो कि यूरोप को अंदाज़ा है, इसलिए उनके यहाँ रेस्ट्रेंट दिखाया जाता है, इसलिए हमारे बड़ी जल्दी से वो जो जज्बाती हो के अग्रेसिव वाले वो क्राउड आ जाता है ना, वो बम मारने से नीचे बात ही नहीं करते। बड़े बड़े संजीदा लोग, उनको अंदाज़ा नहीं है। वो दुनिया या जापान जिन्होंने वो हॉरर्स ऑफ वॉर, स्पेशली खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट देखा हुआ है, तो वो ये बात करते वक्त भी टांगी कांपती है। और इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी इस हवाले से आप भी और मैं पढ़ रहे थे कि ऑलरेडी लोग डरना शुरू हो गए, अखबारों में छप रही हैं कि जनाब ये बढ़ गई तो ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ और शायद दुनिया की बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा सकती है। सो हम तो हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए इसके बात करते हुए। नहीं, ये जो आपने इंटरनेशनल हवाले से भी बात की, क्लासे साहब वज़ीर आज़म भी तो न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं ना, जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि भारत ने ये जो अब कोशिश की है वो एक तीर से दो नहीं है बल्कि कई शिकार करने की कोशिश की और ये वज़ीर आज़म के खिताब को मुतासिर करेगा? एक थोड़ी सी एक बात की समझी ये हुई है कि आमिर मतीन साहब से मैंने कहा भी था कि आप ना इस दफ़ा न्यूयॉर्क चले जाएं। लास्ट ईयर आमिर मतीन साहब उनकी वज़ीर आज़म की स्पीच कवर करने गए थे तो हमारा शो बड़ा उठ गया था कि बाकी सारे सहाफ़ी क्योंकि वो वज़ीर आज़म साहब के साथ गए हुए हैं, लिहाजा उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो लोकल जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके ज़िम्मे होती है, ठहराना उठाना ले जाना। सो एक बंदा इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब आपको क्वालिटी ओपिनियन वहाँ से नहीं आएगी। उन्होंने बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की और बड़ा मुश्किलात में उनको डाला हुआ था, नवाज शरीफ साहब को भी और उनको भी। सो इस दफ़ा तो कंफर्टेबल है कि कोई वहाँ से ऐसी खबर नहीं निकलेगी जो मियाँ साहब या उनके कैंप को थोड़ा सा उनको डिस्कम्फर्ट करे। सवाल ये है कि कश्मीर का मसला आप उठाएंगे भी सही, जो मैं भी एक और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें वो कहते हैं कि मियाँ साहब की तो अभी होने वाली है 2-3 दिनों में तकरीर, उसके बाद मोदी साहब तो नहीं जा रहे। उनकी जो उनके मिनिस्टर उनकी फॉरेन अफेयर्स की खतून है जो लास्ट ईयर भी थी, इस उनके पास 2-1 हफ्ते का या 15 दिनों का उनके पास टाइम है कि वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगी वहाँ पे। ठीक है। सो ये बात यहाँ तक तो ठीक है कि इसका उड़ी का जो वाक़या हुआ है, जो दबाव था इंडियंस पे, और आई मस्ट से इंडिया ने जितना मैसिवली एक ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल किया है कश्मीरियों पे, इट्स मतलब है वो जिसके भी बच्चे हैं वो एक बंदा एक दफ़ा तो देख के ना अब आपका दिल कांप के रह जाते हैं। और मुझे ये है कि इंडिया के मीडिया ने अब शुरू किया है। अच्छा, इंडिया का मीडिया भी अब अगर मैं उनको फॉलो कर रहा था, पढ़ रहा था, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग वहाँ पे भी हैं जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहे थे कि यार आप वहाँ पे ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। क्योंकि पहले बात जो आमिर कहते हैं कि पहले इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी दफ़ा लाखों लोगों को सड़कों पे या हज़ारों को पाकिस्तान तो नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। इंडियन की अपनी एस्टेब्लिशमेंट के जो ब्लंडर्स से और पर्टिकुलर जितनी मैसिव और ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल आवाज़ उठना शुरू हो गई, इस पे आवाज़ उठ रही थी। अब जो उड़ी का वाक़या हुआ है, कोई मुल्क इस वक्त जब यूएनओ में वज़ीर आज़म ने जाना था और वहाँ पे कश्मीर के हवाले से अपना केस पेश करना था, कोई बेवकूफ़ ही होगा कि वो जाए और उस वक्त वहाँ पे एक अटैक को प्लान करने की कोशिश करे कि जिसका सारा जो वो नुकसान है वो डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा। क्विकली मैं करूँ कि लास्ट टाइम जब ये अर्ली 1990s में कश्मीर मूवमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गई थी, बढ़ गई थी, तो लोगों को भूल गई है तारीख कि उस वक्त वहाँ पे फॉरेनर्स कश्मीर में अगवा हो गए थे जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल दी गई थी। बाद में वो रॉ की चीफ्स की किताबें आई जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि वो हमने इंडिया ने भी उसमें प्लान किया था, मगर वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ के जी हम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर अमरीकी और नॉर्वेजियन बाहर के फॉरेनर्स थे, ये मुल्क इन्वॉल्व हुए। तो आजकल के ज़माने में ये तो नहीं है। बात यह है कि इंसानी हकूक़, बिल्कुल आपने जिस तरह जिक्र किया कश्मीर के हवाले से, बिल्कुल एक वो पहलू उसका है, सबसे ज़्यादा वो है। और दुनिया की जो सिविल सोसाइटी है ना दुनिया की, वो उसकी अटेंशन ज़रूर गई है, मगर हकीकत ये है कि दुनिया की जो बड़े मुल्क हैं, क्योंकि उनका इंडिया के साथ कारोबारी मुफाद बहुत ज़्यादा है, तो वो बड़े मेजर मुल्क जो हैं रशिया, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, ये उस तरह की सरजनिश भारत की नहीं कर रही। वहाँ की वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड नेशंस, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर का ये विज़िट। वहाँ पे सिर्फ एक तकरीर पे प्राइम मिनिस्टर के वो कर देने से मसले का हल नहीं होता कि हमने वहाँ पे बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया, वो उससे मसले का हल नहीं है। वहाँ पे सूरत हाल ये, आज मैं फॉर एग्जांपल खबर पढ़ रहा था, ये प्रोपिगेट की जा रही है, जाहिर है वो इतने चमचे लेके गए हैं और बाय द वे अपने हुकूमत के खर्चे पे लेके गए हैं, और वो प्राइवेट मीडिया के अंदर कि जी उनकी जॉन कैरी से मुलाकात हो गई। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर प्रेसिडेंट ओबामा
इनको टाइम देते और इस वक्त वहाँ पे न्यूक्लियर कह तो वो है, शायद मुलाकात नहीं वो तो बाद में है, मगर कैरी का हो जाना कोई खबर मुलाकात नहीं है, उसमें पता नहीं क्या उनकी अंदरूनी बात है, उन्होंने हमें सरजनिश किया या हमने की, हमने कहाँ से करनी है, तो वो कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। पॉइंट ये है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में ऑलरेडी हमारे खिलाफ इंडियन लॉबी ऑलरेडी क्योंकि इतनी ज़्यादा है, वो ये कहते हैं कि जनाब वो जैश मोहम्मद और जो है लश्कर तैयबा का वो ऑलरेडी वो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा चुके हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप टेररिस्ट को स्पॉन्सरिंग नेशंस में डालें, ये इस वक्त लेटेस्ट चल रही है। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स में हम मिजरेबली फेल हो गए थे, तो वो जो हमारे ट्रेडिशनल एलाइज होते थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे हमारा फॉरेन ऑफिस भी काम नहीं कर रहा। काफ़ी हद तक तो ये हुकूमत की नालायकी है, फॉरेन ऑफिस की नालायकी है, और यूनाइटेड नेशंस में जो इस वक्त डिप्लोमेट हैं उनकी भी नालायकी है। कुछ हद तक ये है कि उनको बेचने के लिए भी यहाँ हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। लास्टली के यहाँ पे अब वो तंजीमें गुड तालिबान जिनके मतलब दुनिया को आप नहीं कन्विंस करके, जब तक आप दुनिया उनको अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे कि जनाब हम तब्दील हो रहे हैं, जब तक ये वो बेचारे भी हमें सेल नहीं कर पाएंगे यूनाइटेड नेशंस में। ये बुनियादी बात है। मैं थोड़ा ये कहना चाहिए इसी पॉइंट को आगे लेके, अब मसाइल क्या हैं। हम मानते हैं कि हमारी स्टेट पॉलिसी है कि हम अगेन दुनिया के किसी मुल्क में टेरर को हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जो इल्ज़ामात लगते हैं बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। अब होता क्या है, जब यहाँ पे हाफिज सईद साहब, यहाँ पे मौलाना मसूद अजहर मसूद साहब जो भी हैं, यहाँ पे कमांडर सलाहुद्दीन साहब, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, जब यहाँ पे जलसे करेंगे, उनकी वीडियोस बनेंगी, उनके बैठ के उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी, जो इंडियन इंतजाम लगा रहा है हम खुद एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेट तो डिनाई करती है जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वो बल्कि धमकियां दे रहे होते हैं। अब उसमें डबल आपके साथ जोपर्डी हो रही है कि वो ये कहते हैं कि जनाब के अच्छा लखवी साहब थे मेरा ख्याल है, जिन पर बम्बे का इल्ज़ाम था, चीज़ें थी, वो ये कहते हैं कि सारे लोग जो हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के लोग इसको डिसोन करते हैं, जो कि हम सब करते हैं, तो फिर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये फ्रीली मूव भी करते हैं, ये जलसे भी करते हैं, ये चंदे भी इकट्ठे करते हैं, ये पूरी दुनिया में ये थोड़ी सी हमें जो बात आमिर कह रहा है, फिर आप दुनिया को कन्विंस महज वहाँ मलिया लोधी साहबा नहीं कर सकती, काम नहीं चलेगा, मलिया लोधी साहबा भी नहीं कर सकती, फिर जलील अब्बास जिलानी साहब भी नहीं करते, इब्ने अब्बास साहब लंदन बैठे हैं वो भी नहीं कर सकते। ये तीन लोग जो हैं, तीन हमारे पोस्टर बॉयज जो हैं, जो मतलब एक तरह का उनका वो है कि वो इंडिया के हवाले से एम्बेसडर्स बना लिया अपना। उसका नुकसान ये हुआ है कि एक तरफ ये तीनों पहुंचते हैं कि जनाब कि हम इसमें शामिल नहीं है टेररिज्म में, वो आगे से इनकी वीडियो दिखा देते हैं कि हजूर आपके लोग हैं, आपके बंदे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, वो सारे वीडियोस उनको दिखा के। मेरा ये ख्याल है हमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए सलाहुद्दीन साहब से भी, हमें इनसे अपने अजहर मसूद साहब से भी, अपने लखवी साहब से भी, हाफिज सईद साहब से भी कि सर जी इस वक्त दुनिया बदल गई है 9/11 के बाद, हम इस वक्त अकेले रह चुके हैं, पूरा खित्ता जो है हमारा दुश्मन बन चुका है, अगरचे हमें कोई परवाह नहीं है, हम अकेले पहलवान की तरह खड़े हुए हैं। हैंडलर्स को माफ कीजिए, उनको नहीं हैंडलर्स बड़े ताकतवर लोग हैं, आपके मेरे पर चलते हैं हैंडलर साहब, हम इन्हीं से मिन्नत तरला कर लेते हैं कि सर थोड़ी सी कोई हमें हल्का सा थोड़ी स्पेस दे दें सर। सही, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब में पुलिस कर दी होती है, वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, मगर अगर सिंध में MQM का लीडर गिरफ्तार हो जाता है तो वज़ीर आज़म फौरन एक्शन ले लेते हैं। इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, तहरीक इंसाफ ने चूंकि रायमंड मार्च का ऐलान कर दिया है कि मार्च ये ज़रूर किया जाएगा, वो तो बारहा ये बात कर चुके हैं कि एहतजाज हमारा पुरअमन होगा, पुरअमन तरीके से सब चीज़ें की जाएंगी, तो फिर हुकूमत ने जारहाना रवैया क्यों इख्तियार किया? अभी रिसेंटली मिसाल आपके सामने गनी भट्ट के हवाले से वो यहाँ पे हुकूमत का जारहाना, और वो आज मैं देख रहा था कि एक तरफ से वो डंडे निकले हुए हैं, दूसरों से गंडा से निकले हुए हैं, अजीब। और ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये बादल मंडला रहे हैं जंग के, और दुनिया बात कर रही है यहाँ पे कि यहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर देखें ना, जब वो यूनाइटेड नेशंस गए हैं,
अब यहाँ पे अंदरूनी सूरत हाल ये है कि इस वक्त उन पर सीरियस इल्ज़ाम हैं करप्शन के, और हमारा इस वक्त ऐसा मुनकसम डिविजिव हाउस नहीं होगा जैसा कि आज है कि ये सड़कों पे लॉन्ग मार्चेस की और रायविंड मार्च की बातें हो रही हैं, और वो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो मुझे नहीं पता कि जिस तरह APS का एक उसके बाद ये PTI को एक रीज़न मिल गया था कैंसिल करने का अपना सारे मार्च धरना वरना, तो ये शायद ये अगर खुदा ना खास्ता और ये आने वाले दिन और हफ्ते मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ही संजीदा और ख़तरनाक हो सकते हैं। गॉड फॉरबिड नथिंग हैपन्स, मगर ये बहुत ही संजीदा मामला आते हैं। ये बड़ी छोटा मामला है, उसके अंदर ये रायविंड मार्च हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये किया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा कि ये PTI का क्या है, इन्होंने क्या लड़ना है, इनकी अंदर की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही कि वो एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, वो दूसरे सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं, वो लड़ाइयाँ चल रही हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो तो कह चुके हैं हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ है, बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के अंदर जो है, जिस तरह आसिफ जरदारी का इशू था कि उनके इर्द गिर्द जो चंद प्यारे थे उनकी कॉस्ट पे उन्होंने पूरे पाकिस्तान के मीडिया से लड़ाई ले ली थी, उस तरह ही उनकी रिलायंस ऑन जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा है। और मेरा नहीं ख्याल है जहांगीर तरीन वो पोस्टर बॉय हैं जो कि पॉपुलर कोई मूवमेंट कर सकें या मासेस को हाथ ले गए। वो बेचारे एक बड़े मॉडर्न से सोफिस्टिकेटेड आदमी है, गरीब आदमी से हाथ मिला के 6-7 दफ़ा मिला लें तो फिर वो टिश्यू से साफ करते हैं, उस टाइप के आदमी हैं। तो ये जो ग्रास रूट लेवल पे, छोटे लेवल पे जाके लोगों को करना, ये उनके बस की बात नहीं है। और एक बहुत बड़ा PTI का तबका है जो कि उनसे इस चीज़ के साथ नहीं चल रहा। और सैफुल्लाह न्याजी मैं समझता हूँ उस तबके को बहरहाल वो एक शुरू से चला रहे हैं, वो जानते हैं, तो उनकी आपस में इन फाइटिंग ऑब्वियस है, ये बयानात से नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह इनकी लड़ाई होती रही तो ये कोई जो है बहुत बड़ा शो पुटअप कर सकेंगे। पहले अपने हाउस इन ऑर्डर कर लें अगर उन्हें कुछ करना है। जी खलासा साहब, इसमें जैसे आमिर ने कहा कि एक तरफ खिता जो है, पूरी दुनिया जो है इन्वॉल्व हो गई, इंटरनेशनल मीडिया को फिक्र पड़ गई है, खुदा ना हमें नहीं है। वैसे अच्छा मज़े की बात है, आलमी ताकतें हमेशा परेशान हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि 1.5-2 अरब बंदे रहते हैं, ये बम ना चला दें। दुनिया हमारे बमों से डरी हुई है, हम एक दूसरे के बमों से नहीं डरे हुए। रीज़न कि हमने वार ही नहीं देखी, हॉरर ऑफ वार जैसे आमिर ने कहा, हमने देखे नहीं है। लाखों लोग यहाँ मरे नहीं है, लाखों लोग डिस्प्लेस नहीं हुए। ठीक है, वो 47 में हुआ था, बड़े लिमिटेड एक लेवल पे हुआ था। फिगर थोड़ा था, माइग्रेशन का फिगर ज्यादा था, माइग्रेशन का फिगर ज्यादा था। वो मतलब है उसमें अगर आपस में वहां पे मारे भी गए थे तो वो हॉरर वर्ल्ड वॉर्स के फिगर करोड़ों में हैं, करोड़ों में हैं। अच्छा, उससे पहले नेपोलियंस वार हुई है, उन्होंने पूरे का पूरा यूरोप को तबाह किया। सो हमारे यहाँ वो हॉरर वार जो है हम उनको सीरियस नहीं ले रहे। वो कहते हैं हम जाएंगे अटैक करते हैं इंडियन जो हैं, हम कहते हैं हमारे पास बम है, वो कहते हैं हमारे पास बम है। अब देखें बम क्या करता है इनके साथ। एक तो ये चीज़ें हैं, और दुख होता है कि इस खित्ते में कोई एक भी सेंसिबल लीडर नहीं है कि जो इतने बड़े क्राइसिस को बैठ के मसले थे, इश्यूज थे, कि इनको फिक्स करते। खैर एक लंबी कहानी है जो बियॉन्ड आवर एक हमारे मैंडेट से भी है या हमारी ख्वाहिशात से भी हट के। यहाँ पे देखें, एक बॉर्डर पे ये मसाइल हो रहे हैं, आपके दुनिया कंसर्न है आपके बारे में। एक यहाँ पे ज़ैम कादरी साहब ने आज वहाँ पे शो किया है, बिल्कुल उसमें उन्होंने वो पहने हुए हैं जी जान निसार आएंगे तो मारेंगे, तो गंडासे हैं, लाहौरी, जो बाज़ दफ़ा मुझे इमरान खान की बात आती है, रंगबाज मादरत के साथ वो रंगबाजी हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा। जो इससे पॉलिटिकली ये जो है ना, आसिफ करमानी साहब कहते हैं लाहौरियों से माफी मांग ले इमरान खान। तो रंगबाज होना कौन से लाहौरी दिल के बड़े अच्छे लोग हैं, मजाकी हैं, जुगतबाज हैं, बड़े मेहमान नवाज है। पाकिस्तानी को अगर इज्जत है ना मादरत के साथ बाकियों से, दुनिया भर के जो लोग लाहौर से होकर जाते हैं वो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत करते हैं। लाहौरी बड़े दिल वाले लोग हैं। सो रंगबाजी कहना, अच्छा होना, गप शप, जुगत का मतलब ये नहीं होता कि गॉड फॉर बिड्स के वो बैड लोग हैं, वो ऐसे नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या आज जो काम किया है, इट्स ए गुड कप बैड कप दे आर प्लेइंग नवाज लीग। ये जो आज ज़ैम कादरी साहब की थी ना, जो गंडा से इन्होंने मुस्तफा कुरैशी स्टाइल में निकाले हैं, तो सुल्तान रईस स्टाइल में निकाले, ये बेसिकली मैसेज दे रहे थे पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने इस मार्च में आना है। उनको डराने की कोशिश की गई कि अगर आप लोग आए, अगर आप इमरान खान के साथ चले तो ये तशद्दुद होगा। हमारे गुलू भट्ट तैयार हैं, हमारे मुस्तफा कुरैशी 2016 मॉडल तैयार है, हम दोबारा यहाँ पे मारेंगे, पिटाएं करेंगे। ज़ैम कादरी साहब जो हैं वो कुछ भी एक्ट कर लेना, वो अपनी आवाज़ से, अपने स्टाइल से कहीं से नहीं लग रहे थे कि वो मचाओ टाइप कोई हैं और वो बहुत बड़े कोई विलन हैं और वो यहाँ पे खून की नदियाँ बहा देंगे। शायद वो कामयाब हो जाएंगे। इट वाज अ पॉलिटिकल मैसेज फॉर PTI वर्कर्स कि बेहतर है कि तुम ना हो, नहीं तो हमने बंदे तैयार कर लिए हैं। हालांकि ये जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मॉडल टाउन से कोई सीख चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सीख चुके हैं कि 14 लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं, उनका कसास अभी
वो कनाडा वाले हमारे जो दोस्त हैं अपने डॉक्टर तैरुल कादरी साहब, उनका कसास अभी पूरा नहीं हुआ। इमरान खान को अगर आपने 8-10 इस तरह की चीज़ें दे दी तो मसाइल पैदा होंगे। तो कौन समझाए फिर ज़हीम कादरी को? वो समझाया नहीं किया। मैंने आपको एक बात की, गुड का बैड का, उनको रोल दिया गया कि तुम आप जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान के लोगों को डराएं, मीडिया को डराएं, एस्टेब्लिशमेंट को डराएं, अपने बच्चों के वालिदैन को डराएं कि जनाब ये देखें हमारे बंदे खड़े हुए हैं, गंडासे हाथ में हैं और तह बाला कर देंगे। ये बेसिकली इमरान खान के क्राउड को कम करने की कोशिश है, लोगों को डराया जाए। अदरवाइज़ ये इनके इंटरेस्ट में है कि ये बड़ा पुरसुकून रहे, ये पीसफुल रहे। लिहाजा पंजाब हुकूमत कह रही है ना कि हम आपको वो देंगे, हम सिक्योरिटी देंगे तो फिर ये आपने गंडासे क्यों किया। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस ऑन ए सीरियस नोट, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं इतनी लंबी पॉलिटिक्स करने के बाद, खुद मतलब मारें खाने के बाद, अगर आप इस तरह के सिविल वार की तरफ लेके जाएंगे अपने सूबे को, इवन मैसेज ही डिलीवर कर रहे होंगे, ये नवाज शरीफ साहब जैसे एक मैच्योर सियासतदान से ये तवक्को नहीं होनी चाहिए। एक शहबाज शरीफ साहब के से नहीं होनी चाहिए कि वो ज़हीम कादरी साहब जैसे एक, मैं तो उनको मैं अगर अब तक तो संजीदा लेता था, आज के बाद मेरी राय बदल गई है कि आप इस तरह की हरकतें नहीं करते। बेचारे को मार के जुल्म किया, जाती दुनिया। मैंने कहा कि हमारे पास डरी हुई है यहाँ न्यूक्लियर वार ना, हमारे काम हम क्या तमाशा, इमरान खान वालों की रंगबाजी हो रही है लाहौर में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रही है। सही है, ठीक है ठीक है क्लास साहब, एक छोटी सी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ लिया में आपको बताएंगे कि सैलाब ने किस हद तक गरीब आवाम को बेयारो मददगार कर दिया, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त लिया में सैलाब की सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे और जर्नलिस्ट हैं खिजर हयात साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट्स हासिल करेंगे। लेकिन क्लासेस में आपकी तरफ आऊँगी, अभी आप रिसेंटली गए हुए थे, वहाँ आपने क्या देखा, हम सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। जो ये सरबत एक ज़्यादती हम नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कर रहे हैं, जो हमें नज़र आई है, उस दिन भी नज़र आई है कि वहाँ फाटा में बेचारे वहाँ पे ये 25-30 बच्चे और वो नौजवान मारे गए हैं, और हम यहाँ पे कराची में उनकी गिरफ्तारी को हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बना दिया था। उससे अंदाज़ा होता है हमारा मीडिया की प्रायोरिटीज़ हैं बड़ी डिफरेंट हैं। मैं भी अभी गया था, लिया गया था ईद पे, तो वहाँ मुझे पता चला कि बड़ा इंतहाई, अब एक मत शहर के लोग नहीं हम समझ सकते बैठो, क्योंकि मैं वहीं से हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि दरिया जो अब दरिया सिंध जो है अब उन्होंने कटाव शुरू कर दिया। वैसे पहले भी बड़े अरसे से कटाव शुरू किया हुआ है, इतना मैसिव तरीके से कटाव शुरू हुआ है कि लोगों के जो कल के ज़मींदार थे, खाते पीते लोग थे, वो बैठे बैठे सारे के सारे आपके वो उस पर आ गए हैं, खुले आसमान तले आ गए। उनके बच्चे, उनकी बीवी, बड़े बड़े मैंने अच्छे ज़मींदार देखे हैं जिनको मैंने रोते देखा है, जिनके पास अब कोई वहाँ पैसा नहीं रह गया, कोई चीज़ नहीं रहेगी, कटाव हो रहा है। हमारे MNAs MPs क्योंकि वहाँ पे इतने खौफजदा हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, जरूरत नहीं होती कि उनको बात कर सकें। लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक आध गाड़ी निकाली और जाके चक्कर लगा के आ जाते हैं सारे के सारे वहाँ पे। मैंने खैर वहाँ पे लोगों की मिजरीज देखी, बाकी डिटेल तो हम खिजर से पूछेंगे अभी। मैंने फिर ये परसों जो है मैंने शहबाज शरीफ साहब को, उनके सेक्रेटरी हैं इमदाद बुसाल साहब, बड़े अच्छे, मतलब इज़ अ गुड मैन, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, उनको कभी कभार इस तरह के लोगों के न मसाइल बताया जाए तो हेल्प करते हैं। मैंने उनको मैसेज किया, मैं कि सर आपके मैं कि वहाँ के MNAs और MP तो मैं कि डर के मारे वो बात नहीं कर सके, मेहरबानी फरमाएं कि लिया में तबाही आई हुई है, ज़मीनें सारी गर्क हो रही हैं, किसान मार रहा है। स्केल पड़ रहा था, बहुत बड़ा एक रकबा है जो कि इसमें कटाव का शिकार हो जा रहा है, दरिया बुर्द हो जाता। लोगों को क्यों मीडिया जाता नहीं है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है ना कि लोग कैसे तबाह हो रहे हैं वहाँ पे। खैर उन इमदाद बुसाल साहब को मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा जी मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि शहबाज शरीफ साहब को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि सर कोई थोड़ा सा लिया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DCO वगैरह दूसरे जो इदारे हैं एक्टिवेट करें, लोग तो बड़े वहाँ पे वो तबाह हो रहे हैं। ही वॉज़ वेरी काइंड। बुसाल साहब जो हैं उन्होंने मुझे मैसेज बैक किया, उन्होंने कहा जी मैंने आपकी बातें तमाम शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाई हैं। उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि इरीगेशन मिनिस्टर भी और इरीगेशन सेक्रेटरी जो हैं वो फ़ौरन लिए जाएँ और इस पूरी सिचुएशन का जायज़ा लें। ये तो वो है कि पंजाब, अब ये नहीं है कि मेरा ये काम ऐसा सच तो नहीं था, लेकिन मैंने प्रोग्राम करना था, तो इसलिए मैंने कहा जी उनका भी उनके नोटिस में लाया जाए और वर्जन लिया जाए।
अदरवाइज लइया में 2 MNAs हैं, वो नवाज लीग के हैं, वहाँ पे MPs हैं जो लोगों का जिन्होंने जीना हराम किया थाने में छितर मरवा के। हमारे इलाके के MNAs लोगों पे तशद्दुद कराने में, झूठे पर्चे कराने में, वहाँ पे दहशत बदमाशी करने में सबसे आगे हैं। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं हुई कौमी असम्बली में उठाए या पंजाब असम्बली में उठाए। बाकी जरा खिजर से पूछ लें कि इसने खुद वहाँ पे क्या देखा है। ये सारी तस्वीरें जो हैं ये उन्होंने खिजर से हमने ली हैं। जी खिजर, आप ज़रा बताएंगे कि लइया के नशेब का जो करोड़ लालिसान हो, लइया का नशेब हो, ज़मीनों के कटाव हो रहे हैं, आपने विजिट किया है, सारा देखे, ज़रा हमें बताएं ज़रा क्या हो रहा है वहाँ पे। लइया जो दो तहसीलें हैं, लइया है, करोड़ है, यहाँ से बेसिकली दरिया सिंध गुजरता है। ये मरकजी रूट है दरिया सिंध का। इस वक्त तकरीबन 70 किलोमीटर का एरिया है जो करोड़ से शुरू हो रहा है, कोट सुल्तान से आगे जाके खत्म हो रहा है, जिसमें ये कटाव जारी है। तो 11 मौजा जात हैं जिसमें मुख्तलिफ हैं, बकरी अहमद खान है, खोखराला है और दीगर मौजा जात हैं। और 5 ऐसी बस्तियां हैं जो दरिया बुर्द हुई हैं, जिसमें बस्ती डुल्लू मेन बस्ती है, इसी तरह और दीगर बस्तियां जो वहाँ पे हुई हैं, दरिया बुर्द हुई हैं। बेसिकली ये है कि ये सेक्रेटरी साहब भी चले जाएंगे, कोई और भी विजिट कर लेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये कटाव तो पिछले 3 माह से जारी है और लोगों के जाने से वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ जब तक कोई टेक्निकल लोग नहीं जाएंगे, जो स्टडी नहीं करेंगे या जो फौरी तौर पे इक़दाम हैं उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। ये जो कटाव है दरिया सिंध का, ये जल्जले से भी ज्यादा खतरनाक है। जल्जले में मलबा बच जाता है, किसी का हाथ काट जाता है, पाँव बच जाता है, कोई और हो जाता है। यहाँ तो पूरा घर का घर भी दरिया में चला जाता है, कोई फसल खड़ी है वो भी दरिया में चली जाती है, कोई डंगर ढोर खड़ा हुआ है वो भी दरिया में चला जाता है। वो विजिट करने से मसला हल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, कोई 2-2.5 हजार एकड़ जो है गन्ना वहाँ तबाह हुआ है, दीगर फसलें तबाह हुई हैं, लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। इधर मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने कहा कि 5 बस्तियां वहाँ तबाह हो चुकी हैं, तो ये कितने मुतासरीन की आपके ख्याल में कितने की तादाद होगी? ये आमिर साहब, ये तादाद हजारों में। लोग गाए बगाए कुछ निकल जाते हैं, कुछ साइडों पे बैठे हुए हैं, कुछ शहर का रुख करते हैं, कुछ नफसियाती मरीज बन जाते हैं। ये बना बनाया घर आपका दरिया बुर्द हो गया, आप कितनी ईंटें उठाएंगे, कितना काम करेंगे। ये जो मैंने आपको 70 किलोमीटर का एरिया बताया है, इसमें मौजा नूराला आता है, मौजा सुमरा नशेब आता है, मौजा दुल्लू आता है, मौजा लुहाच आता है, मौजा खोखराला आता है, मौजा शाहला आता है, बकरी अहमद खां आता है। जो मैंने आपको बस्तियां बताई हैं वो भी बस्तियां जो हैं जिसमें बस्ती डुल्लू है, बस्ती सोया है। प्रोड्यूसर साहब जरा तस्वीरें भी दिखाएं, साथ में लोगों को तबाही के मनाजिर दिखाएं। प्रोड्यूसर साहब जरा पिक्चर्स जो हैं जरा खिजर की गुफ्तगू के साथ साथ वो भी दिखाएं जरा। बस्ती चंद्राड़ आती है वहाँ पे। आमिर साहब, ये दरिया जो है ये बड़ी तेजी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, और काश आपके पास वक्त होता आप वहाँ पे विजिट करते और वो उन लोगों के दुख और तकलीफ आप देख सकते कि जिस तरह की सिचुएशन है। बिल्कुल गए हैं वहाँ पे, MNAs भी गए हैं, MPs भी गए हैं, DCO भी गया है, दीगर लोग भी गए हैं, लेकिन ना इनके पास सिपर के लिए फंड है, ना ये सिपर देना चाहते हैं, ना ये कटाव को रोकना चाहते हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये असूली तौर पे जो दरिया सीजन से पहले, सैलाब के आने से पहले, वो अपने सारे एस्टिमेट्स देते हैं कि यहाँ से कटाव का खदशा है और यहाँ पे ये सदबाब के ये मेजर्स करने चाहिए। तो इस तरह की कोई इस दफ़ा कुछ नहीं की गई। आमिर साहब, अक्सर फंड जो है वो लाहौर चले जाते हैं और लाहौर भी आपने देखा बारिश में डूब। लाहौरियों को समझाने के लिए कि जो आप 70 किलोमीटर कह रहे हैं, ये लाहौर से लेके तकरीबन गुजरात जितना एरिया बन जाता है, ह्यूज एरिया है। आमिर साहब, मैं आपको 11 मौजा जात बता रहा हूँ, 5 बस्तियां बता रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट लइया जो है, इसकी मेजर जो बड़ी तहसीलें हैं करोड़ और लइया, ये शदीद मुतासिर है। इसकी दूसरी साइड पे तौसा शरीफ है, दरिया के इस साइड पे लइया बनता है जो ये मगरब और मशरक की तरफ है। जो शुमालन जनूबन 70 किलोमीटर का एरिया है, ये तकरीबन 11 मौजा जात को, जिनके मैंने नाम लिए, उनको ये कटाव कर रहे हैं। और कटाव का मतलब ये है कि सिर्फ आपको पानी नजर आता है, ना उसमें दरख्त नजर आता है, ना उसमें जानवर अगर मिल जाए वो नहीं नजर आता, कोई फसल नहीं बचती, सिर्फ दरिया ही नजर आता है। आपकी खिजर लोगों से बात हुई है, किसानों से? मैं तो उनकी फोटो देख के, मैं तो साफ उस इलाके का हूँ, मुझे तो पता है कि हमारे इलाके के लोगों के क्या उन बेचारों के मिजरीज हैं।
आपकी कोई बातचीत हुई, वो क्या कहते हैं, मैं रोने के अलावा क्या कहते हैं? मैं आपकी वीडियो देख रहा था एक जो आपने फेसबुक पे लगाई है शायद, उसमें तो रो रहे थे बेचारे किसान जो हैं, उनकी तो शक्लें नहीं देखी जा सकती, उनकी हालत नहीं देखी जा सकती। वो उनका बेसिकली ये है कि एक तो उन पे नफ्सियाती बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आपका रकबा है, आपकी जमीन है, आपके डंगर डोर है, आपका घर है, आपकी बिरादरी है, वो सारा कुछ जब मिलियामेट हो जाता है तो वो गूंग हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, या वो हाथ उठा के दुआ मांगने लग जाते हैं, या वो दरिया को मिनते तरले शुरू कर देते हैं। हुकूमत नाम का उन्हें नहीं पता, क्योंकि हुकूमती मशीनरी वहां पे नहीं जाती। अगर डीसीओ जाए, दूसरा जाए, वो कहते हैं सिपर बना दें, दुम्बा बना दें। मकसद ये है कि दरिया का रुख बदलें, दरिया को किसी और तरफ करें, इसी तरह हमारी जान बचाएं। उन्हें कहा जाता है आपको 5 मरले हम जमीन दे देंगे। अब जिसका इतना बड़ा घर हो, इतना बड़ा। खिजर, एक और आपने जमीन की बात की, एक एतराज मुझे जो मिले कुछ किसान, उन्होंने कहा जनाब कि आप वो थल में, चोलिस्तान में जो बाहर से लोग आते हैं उनको तो आप सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी पावरफुल लोग हों, कम्युनिटीज़ हों, उनको तो आप एकड़ों पे यहाँ पे आप ज़मीनें अलाट कर देते हैं, और ये बेचारे जो दरिया सिंध के वहाँ पे न दरिया बुर ज़मीनें हुई हैं, इनको तो एक वहाँ पे कोई मरला देने को तैयार नहीं। पूरी थल और चोलिस्तान जो है वो तो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ले गई है, या ताकतवर सियासतदान अलाटें हो गई हैं, या बाहर से जो लोग गए हैं सेटल हुए हैं उन्होंने ले लिए हैं। तो ये तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं बेचारे, मजदूरियां करेंगे शहरों में जाके। अब ये मजदूरियां करेंगे। और इवन लैया में जो चबारा तहसील है, जो तीसरी तहसील है लैया की, वहाँ पे जो अलाटमेंटें हैं वो इन मुतासरीन को नहीं है, वो कोई और लोग हैं। और सिलसिला एक और चीज है, एक और चीज का मैं जिक्र करता चलूं, यहाँ पे अक्सर कहा जाता है लैया तौसा ब्रिज बनाया जाए, पुल बनाया जाए। अब समझ नहीं आती कि पुल जब लोग ही नहीं होंगे, लोग ही नहीं बचेंगे, कच्चा में जब पूरा पानी और सैलाब और कटाव होगा, वहां पे पुल किस तरह बनेगा, पुल का वजूद किस तरह होगा। मतलब जो काम करने का है, सिपर बनाने का है, दरिया को कंट्रोल करने का है, उसकी आबादियों को बचाने का है। 70 किलोमीटर एक बहुत बड़ा एरिया है, और लैया शहर और दरिया का फासला इस वक्त 4 किलोमीटर रह गया है। अगर 4 किलोमीटर इसी रफ्तार से वो चलता रहा, जिस तरह कटाव है, जिस तरह सिचुएशन है वहाँ पे, तो लैया शहर भी महफूज नहीं होगा। ये सियासतदानों ने वहाँ पे लगाया हुआ है कि जी लैया तौसा पुल बनेगा, वो कब बनेगा उसके वजूद का तो नहीं पता। सही, यानी कि आपका मतलब ये है खिजर के जो काम करने लायक हैं वो किए नहीं जा रहे, उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। क्लासेस हम मुख्तसर अगर कोई बात आप करना चाहें। ये बड़ी इंतहाई खिजर ने जो बात बताई है, ये बड़ी इंतहाई हॉरिबल बात है कि 70 किलोमीटर का एक एरिया है, सही, और पूरे का पूरा बेड जो है वो आपको वो खा गया है ज़मीनों को। वहाँ लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो जिम्मेदार थे, जो खिजर बात कर रहा था नफ्सियाती, अपनी ज़मीन रखना एक फ़ख्र होता है। यकदम उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और जो और डेंजरस चीज़ है कि 4 किलोमीटर का फासला रहेगा लैया शहर से। खुदा ना ख्वास्ते जैसे पाकिस्तान इंडिया में एक हमें न्यूक्लियर वार का कोई परवाह नहीं है, लगता है लैया के शहरियों को भी, वहाँ के सियासतदानों को भी कोई परवाह नहीं है कि 4 किलोमीटर रह गए, जितनी तेजी से कटाव कर रहे हैं। आप स्मॉल डैम्स बनाए, कोई वहाँ पे बंदे भेजें, इन बेचारे किसानों को उनको कोई नहीं जमीनें अलाट करके दें। थल आपने सारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। दरिया सिंध से कोटद्दू के लोगों को भी नहरी पानी मिलता है, यहाँ मियाँ वाली के लोगों को भी मिलता है, झेलम कैनाल में। बिल्कुल बिल्कुल खिजर, जो आपने बात की है उसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि लाहौर की किसी सड़क पे पानी जमा हो जाए या किसी गटर का ढक्कन गुम हो जाए तब लाहौर में फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, मगर लैया में सैलाब मुतासिरीन को आखिर पूछने वाला कोई क्यों नहीं है। खिजर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम आपको इख्तिताम पर पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।